नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम का इस सीजन का डे 18 हम प्रवेश कर चुके हैं। 17 सेशंस कंप्लीट हम कर चुके हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस पड़ाव तक लेकर के आए और इस पूरी जर्नी में आप हमारे साथ रहे। इस सीजन के बस कुछ और एपिसोड्स बाकी है, उसके बाद ये सीजन भी रैप अप हो जाएगा और फिर शुरुआत होगी एक और नई जर्नी की। सो दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन के जरिए जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में भी हम एक बेहतरीन किताब और एक प्रतिभाशाली ऑथर के साथ हाजिर हुए हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे, आज की जो बुक होने वाली है वो एक फिक्शन बुक है, एक लव स्टोरी है। फिक्शन बुक्स हमने इस पूरे सीजन में बहुत सारी डिस्कस की है, बातचीत की है और हर एक कहानी का अपना एक नया आयाम रहा है, एक नया मैसेज रहा है, एक नया ऑरा रहा है और आप सब ने उसको बहुत पसंद किया है। तो आज भी हम एक और फिक्शन स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, लेकिन इस फिक्शन स्टोरी में भी कुछ नया बताने की कोशिश की गई है, कुछ नया मैसेज देने की कोशिश की गई है, कुछ नए तरीके से, जो कि ऑथर्स के थ्रू हम इस बुक के ऑथर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की है। जितना मैं समझ पाई हूँ इस बुक के बारे में, इस कहानी के बारे में, तो ये कहानी बहुत ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड को लेकर के है। ऋषिकेश, उत्तराखंड का जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है उसके थ्रू ये कहानी आती है। इस कहानी में इमोशंस है, इस कहानी में मेंटल ट्रॉमा भी है, इस कहानी में आपके जो जिस तरह के आपके इमोशंस निकलते हैं अपने लव्ड वन के लिए और साथ साथ में समाज को लेकर के जो नजरिया दिखाया गया है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये जर्नी है इमोशंस की, इंट्रोस्पेक्शन की। इस कहानी में लव है, लॉस है और साथ साथ में रिडिम्पशन, इन सारे इमोशंस को भी शामिल किया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें आज के ऑथर का एक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं ये एक सेंसिटिव और थॉटफुल राइटर हैं। इनकी कहानियां ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स की गहराइयों को एक्सप्लोर करती हैं। इनका लिखने का अंदाज इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी से डीपली रूटेड है। सो बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर विनोद जोशी। नमस्कार मैडम। नमस्कार विनोद जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और जैसा कि मैंने बताया कि फिक्शन स्टोरी, एक बहुत ही इमोशन से भरी स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर हम इसका एंड रिवील नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत करूंगी और उनके थ्रू जो आपने मैसेज देने की कोशिश की इस किताब में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप प्लीज बताइए कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? अगर सच बताऊं तो मैडम थोड़ा नर्वस, लेकिन अच्छा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड और जी। आप लोगों ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उससे ताकि बुक्स के बारे में, राइट ऑथर्स के बारे में लोग जान पाए, समझ पाए। ठीक है, और रियली बताऊं सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है आज तो मुझे। जी जी बिल्कुल, नहीं ये आनी चाहिए क्योंकि एक राइटर ने जो वर्क करता है उसके पीछे वो जो मेहनत होती है वो वही पर्सन जानते हैं। और अब जब बुक्स हमारे सामने है, एक मेहनत रंग ला रही है, तो उसको सेलिब्रेशन तो इसका बनता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बनता है। सो नाउ विनोद जी, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस बुक की जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई, ये बताइए प्लीज थोड़ा। बिल्कुल मैम, मेरा नाम विनोद जोशी है। बेसिकली मैं उत्तराखंड को ही बिलोंग करता हूँ और बाहर पढ़ा भी हूँ, दिल्ली एनसीआर में पढ़ा हूँ, रहा हूँ, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। बाकी इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग का भी। मैंने टीचिंग में भी हाथ आजमाए हैं, पहले टीचिंग भी करी है। रूरल और अर्बन दोनों लाइफस्टाइल से मैं वाकिफ हूँ, पता है मुझे उसके बारे में। मेरी हॉबीज है, म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, फिल्म्स का बहुत शौक है मुझे, बहुत ज़्यादा शौक है, थ्रिल्स का, रोमांस का बहुत ज़्यादा, रोमांटिक मूवीज बहुत देखता हूँ, तो म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, नई चीज़ एक्सप्लोर भी करता हूँ। ऐसा नहीं कोई
मेरे ही फील्ड से संबंधित हो या और भी फील्ड में जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। तो दैट्स इट आई थिंक। जी। और विनोद जी, अगर हम इस किताब की बात करें तो इस बुक की जर्नी कब शुरू हुई? मतलब इस मैम किताब की जो स्टोरी है उसको लिखना आपने मतलब कितना समय पहले शुरू किया था और कैसे इसकी जर्नी कंप्लीट किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ऐसा था कि मैम स्टोरीज तो मैंने एक दो बार पहले भी लिखी हैं, लेकिन कभी मैंने इस लेवल पे नहीं सोचा था। अच्छा। कोशिश काफी करी। तो स्टोरी तो मुझे दिमाग में चल रही थी काफी टाइम से। तो रिसेंटली क्या है कि मैं 3-4 महीने पहले मैं ऋषिकेश हरिद्वार गया। तो ये सच है, बिल्कुल सच है। तो पता नहीं क्यों हुआ ऐसा कि मेरे दिमाग में ही ऐसी फीलिंग आने लगी, ऐसी वाइब्स आने लगी कि मुझे एक लव स्टोरी मेरे दिमाग में चलने लगी। जो मैं पहले सोचा करता था वो मुझे लग रहा था कि यार ये मुझे ना ये प्लेसेस चाहिए, यहाँ पर वो बैठे होंगे, यहाँ पर वो हवा चल रही होगी, यहाँ पर वो रिवर फ्लो हो रही होगी, मतलब वो पूरा का पूरा अपने आप ही आता गया मेरे अंदर। मैंने हम्म। सोचा नहीं था। अच्छा। तो यहाँ से मोटिवेशन थोड़ा मिला। फिर मेरे, हाँ, दूसरा और मोटिवेशन एक और था कि हमारे कुछ मेरे जो साथ में जो क्लासमेट्स थे मेरे, आज से 30-30 इयर्स बैक जो हम लोग पढ़ते थे, वो लोग अच्छा। मुझे मिले अभी हाल ही में। तो उन लोगों से भी मुझे थोड़ा सा, मतलब उनको देख के मुझे अपने आप ही एक स्टोरी बनने लगी मेरे दिमाग में, बिल्डअप होने लग गया। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ सब कुछ। ओके। हाँ जी। राइट। विनोद जी, आई एम श्योर कि जब कोई राइटर जब जब राइटर का एक माइंडसेट होता है और कुछ ना कुछ ऐसा उसको सिंबल या कुछ ऐसा आइडिया उसको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है कि वो कनेक्ट कर लेता है डॉट्स को बिल्कुल। और फिर एक स्टोरी बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो चीज़ें धीरे-धीरे कनेक्ट होती रही। मैंने कभी इतने बड़े लेवल पे स्टोरी लिखना, जैसे 3-4 पेजेज़, 10 पेज लिख दिया आपने, ठीक है, बहुत है। लेकिन आप वास्ट 250, 300, 150, 200 पेज लिखोगे और क्या लिखोगे हम्म। उस पेजों में? हम्म। ये कनेक्ट होता गया, अंदर से आती रही, फीलिंग्स आती रही, स्टोरी मेरे दिमाग में। और आपको मैं सही बताऊँ तो मैं पूरी ये पिछले 3-4 महीनों में स्टोरी को जिया हूँ, बिल्कुल, उस स्टोरी को, उस फीलिंग को, उस इमोशन को। मतलब नशे की तरह मेरे को नशा सा हो गया था। मुझे लिखने, डायलॉग तो लिखने हैं, मैं लगा हूँ लैपटॉप में, लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और आते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। वाह। मतलब ये फीलिंग रही, ये एक्सपीरियंस, नशा सा हुआ मुझे बिल्कुल इस चीज का। और अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत बचा है। बड़ा मजा आ रहा है, मतलब रियली इंजॉइंग। मैं लाइफ में इतना मजा कभी नहीं आया मुझे। वाह, ब्यूटीफुल। विनोद जी, आप राइटिंग को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आपके हाँ, एक्सप्रेशन से रियली, पता चल रहा है। सो दिस बिल्कुल इज बिल्कुल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक राइटर के लिए। मेरी मेरी वाइफ कहती है कि पागल हो गए हो तुम लोग, क्या क्या क्यों हंसते रहते हो, कभी 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 आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे को, पता नहीं क्यों, ऐसा ओके। क्यों हो रहा है। हाँ जी, ये सच है। जी। सो हाँ विनोद जी। जी, अगर हम इस बुक के बारे में बातचीत करें, आपने बताया कि बहुत समय से आप सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं से कुछ आइडियाज ऐसे मिले पुराने दोस्तों के बारे में, जब सोचा तो आपने इस कहानी को बनाने की के बारे में सोचा और उसको कंप्लीट किया। जी जी, बिल्कुल। इस बुक में हमारी ऑडियंस को, रीडर्स को इस स्टोरी के थ्रू क्या स्पेशल देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, क्या मैसेज मिलेगा, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहला तो मेरा जो सबसे, मेरे दो टॉपिक बड़े फेवरेट है, मैं आपको बताऊं। एक तो टीन एज का रोमांस, वो हम्म। 90s का रोमांस, क्योंकि मैं 90s में टीन एज में था। 90, हम्म। 93, 94, 95, ठीक है, 99 तक मैं टीन एज में ही था। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो ट्रू इनोसेंट फीलिंग जो होती है ना, मतलब उसमें कोई गलत भावना ही नहीं होती। हम हमारे टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। मतलब वो मिलना, वो उसके जी। बारे में सोचना, उसको नजरों से देखना, चुपके से देखना, स्माइल करना, मतलब अलग ही फीलिंग होती है टीनेज रोमांस की। ठीक है, तो वो चीज बहुत अच्छी मैंने कोशिश करी है इसमें। वो आपको बहुत अच्छी, जिसको भी टीनेज में कभी किसी को लव वाली फीलिंग्स रही होंगी ना, तो उसको बड़ा मजा आ सकता है इसमें। हम्म। कोशिश मैंने पूरी करी है। उसके अलावा मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है, मिस्ट्रीज मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैंने ऐड करा है इसमें। तो ये ज्यादा रिवील न करते हुए, मेरे ख्याल से ये दो चीजें मैंने आपको बेसिक बता दी इसमें। हाँ जी। जी। और हाँ, जी ये जो बिल्कुल। स्टोरी है, ये दिस इज अ स्टोरी स्पैनिंग अक्रॉस थ्री थ्री डिकेड्स में है ये पूरी, मतलब तीन तीन दशकों की स्टोरी है पूरी। 3 दशकों में फैली हुई स्टोरी है। इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, लव है, हेटेड है, घृणा है, इसके अंदर पश्चाताप है, और हम्म। आपका, मतलब जो इमोशंस हैं
रिवेंज का इमोशन है, मतलब बहुत सारे इमोशंस इसमें भरे हुए हैं इस कहानी में, टोटल जो कहानी में। मतलब जहां से जो प्रेम शुरू होता है वहां से लेकर के जो इसका एक अंतिम जो पड़ाव कह सकते हैं, उसके भी जितने भी इमोशंस है वो सारे इसमें आपने शामिल किए हैं। और इंटरेस्टिंगली अभी ये बात शायद आप लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन इसका जब तक सेकंड पार्ट नहीं आएगा तो कहानी पूरी नहीं होगी। ओके, अच्छा ये ट्विस्ट भी है मैं तो इसमें। इस लेवल तक सोच चुका हूँ, मैं तो सेकंड पार्ट की भी मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही है अभी भी। तो पूरा ऑलराइट। मजा आएगा जब हम सेकंड, अब अगर दर्शकों को मतलब ऑडियो मतलब जो रीडर्स हैं, पाठक हैं, जो उनको जो पसंद आएगा तब और मजा आएगा लिखने में। बिल्कुल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विनोद जोशी जी से और इनकी फिक्शन बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक लव स्टोरी है लेकिन इमोशंस से भरपूर है। क्या कुछ इमोशंस इन्होंने किस तरह से दर्शाने की कोशिश की, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं विनोद जी से। विनोद जी, सबसे पहले इस बुक के बारे में जो इस बुक के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और एक लव स्टोरी तभी कंप्लीट होगी जब हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ये स्टोरी तभी कंप्लीट हो पाएगी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे, इंटरकास्ट रिलेशनशिप जो इसमें आपने बताने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से इसके बारे में और कुछ एक शब्द ही काफी है, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि इंटरकास्ट जो रिलेशनशिप है वो आज के टाइम में सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है या काफी हद तक चेंज हो गया है। आपका क्या नजरिया है? पहली बात तो मैडम ये बताना चाहूंगा कि मैंने खुद इंटरकास्ट मैरिज की। ओके। हाँ जी, तो मुझे पूरा का पूरा इसका आइडिया है कि क्या इमोशंस होंगे और कैसी फीलिंग्स। हाँ जी, तो इंटरकास्ट मैरिज के बारे में मैंने अपने आसपास देखा, क्योंकि मुझे पता है मेरी शादी 2007 में हुई थी, 2000 सॉरी 7 में हुई थी, 7 में हुई थी। तो उस समय का माहौल और आज के माहौल में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ जी, उस समय मतलब हम लोगों ने जो झेला हम जानते हैं। ठीक है, हमारी लव बाद में एक्सेप्ट हो गया था, कम अरेंज हो गई थी, लेकिन बहुत झेला। 3-4 साल तक मुझे मनाने में लग गए, मुझे, मेरी वाइफ को भी बहुत टाइम लगा। आसपास के लोगों ने जो हमारे साथ मतलब जिस तरीके का भेदभाव करा वो करा हम लोग के साथ, वो हुआ है हमारे साथ, ऐसा नहीं है। तो मैं, लेकिन अब मैं देखता हूँ आसपास अपने, तो मैं देखता हूँ कॉमन हो चुका है, मतलब हर दूसरा आदमी लव मैरिज कर रहा है जी। तो मेरे साथ तो काफी चेंज आ चुका। हाँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में रहा हूँ, तो जिस एरिया में पोस्टेड हूँ मैं, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब में जिस एरिया में पोस्टेड हूँ, तो वहां पर रूरल एरिया में लगभग स्थिति ज्यादा मेरे ख्याल से बदली नहीं। सिटीज में बड़े मेट्रोज में तो बदल चुकी है, लेकिन यहाँ नहीं बदली, इतनी नहीं बदली। हाँ जी। और आई थिंक जैसे आपने बताया कि अभी जो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ है वो सोच अभी इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि विकसित नहीं हुई या एक्सेप्टेंस नहीं आया लोगों में। नहीं आया। वहां पर अरेंज मैरिजेस होती है अधिकतर, मतलब मोस्टली अरेंज मैरिज को ही एक्सेप्टेंस मिलता है। तो अरेंज मैरिज का होना क्या सिर्फ एक सोसाइटी के लिए खाली एक मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन है क्या, मतलब रियलिटी से कितना दूर है ये चीज? क्या सिर्फ उनकी संतुष्टि के लिए अरेंज मैरिज को एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए, या फिर खुद की भी पर्सनल फीलिंग भी होनी चाहिए उसमें? आपका क्या कहना है? मैं इसमें ना ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, हमारे भगवान शिव का। पार्वती जी ने शिव जी को चूज करा। हमारी माइथोलॉजी कहती है, अगर आप रियल नहीं मानते, माइथोलॉजी मानती, तो हमारा मतलब कल्चर तो यही कहता है। जी। शिव जी रुक्मिणी जी को भगा के ले गए थे, आप सभी लोग जानते हैं, हर आदमी ने बात कही होगी, मैं भी कह रहा हूँ। तो कहाँ से बात आ गई मॉरल एब्लिगेशन की? थी यहाँ पे तो 2 लोगों की बात है जी। मेरे ख्याल से। ज्यादा मुझ कहना, अगर आप सुनना चाहती तो मैं और कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफी है। इतना काफी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ में इस कहानी में वुमेन के इमोशंस को काफी दर्शाया गया है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के इमोशन है एक लड़की के अंदर, एक लेडी के अंदर, मान लीजिए। क्या ये समाज के लिए एक थ्रेट के रूप में होता है कि एक वुमेन जो है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाए? क्या ये समाज के लिए एक थ्रेट के रूप में है? देखिए मैडम, ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ा थ्रेट है। अच्छा। बट जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो थ्रेट नहीं मानते इस चीज को। ओके। वो नहीं मानते, वो इंडिपेंडेंट देते हैं, क्योंकि मेरी नजरों में भी मैं तो डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ। हमारे घर में तो डेमोक्रेसी है, ज्यादातर मेरी वाइफ की चलती है, मेरी कम चलती है। तो ये डेमोक्रेसी थोड़ी हुई, ये डेमोक्रेसी नहीं हुई फिर।
हाँ, तो मतलब डेमो, लेकिन फिर भी हम मिलजुल के फैसले करते हैं, तो मेरे ख्याल से हर घर में ऐसा ही होना चाहिए। इवन पेरेंट्स को बच्चों की बात सुननी चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। कोई भी लेडी घर पे है, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, व्हाटएवर, जो भी हो वो एवर, तो वो मेरे हिसाब से सबको आजादी है हर अपना इमोशन को, अपना इमोशन रखने के लिए, अपना इमोशन दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जो भी है। मतलब मेरा तो एब्सोल्युटली। मानना है, लेकिन हर जगह ही पता नहीं है अभी, इसमें नहीं है। टाइम लगेगा। ये सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं है, इंडियन सोसाइटी, जो मुझे लगता है। क्योंकि देखो, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, या बहुत बड़ा लीडर हूँ नहीं, एक्टर हूँ नहीं, लेकिन हर आदमी की अपनी सोच है। जो जो मैंने समाज को देखा है आज 45 ईयर्स की एज में, मैंने जो अभी तक जो लोगों को समझा है, जो देखा है, जो सुना है, तो ये मैं मानता हूँ। जी। जी विनोद जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि जो सामाजिक प्रेशर इस समय बनता है, चाहे मैरिज को लेके ले लीजिए या फिर किसी पर्सन की करियर को लेके ले लीजिए, हेल्थ को लेके ले लीजिए, सामाजिक प्रेशर होता है हर चीज में। हर इंसान जो है वो समाज को देखते हुए डिसीजंस लेता है। तो क्या समाज को देखते हुए डिसीजंस लेना हमारे खुद के डिसीजन पर अफेक्ट करता है? जो क्योंकि दोनों में डिफरेंस होना मुमकिन है। समाज के लिए अलग तरह से हम सोचते हैं, लेकिन खुद के लिए वो सही गलत है कि नहीं, वो हम समाज को देखते हुए सही सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि इस कहानी के अकॉर्डिंग मैं पूछूं तो कि समाज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना सही है, समाज के प्रेशर में आके लेना सही है, या फिर खुद के मन की सुननी चाहिए? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि आपकी जो लव मैरिजेज होती हैं, ये जो डिसीजन आप लेते हैं वो गलत हो जाते हैं, और कई बार अरेंज मैरिज भी आपकी बड़ी अच्छी चलती है। तो ये बड़ा ही जी। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये हाँ। बड़ा डिफिकल्ट, इसमें तो जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि मेरे हम जैसे मैंने खुद एग्जांपल देखे हैं, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे आसपास ही एग्जांपल है जिनके अरेंज मैरिजेस फ्लॉप हुई हैं, जबरदस्त तरीके से फ्लॉप हुई हैं, और लव मैरिज बहुत अच्छी चल रही है। मेरी खुद का एग्जांपल है, मैं बहुत खुश हूँ। तो इस बारे में मैं क्या कहूँ? समाज को अगर समाज गलत सोच रहा है, लॉजिकल नहीं है, रेशनल नहीं है, तो आई थिंक वो चीज नहीं माननी चाहिए हमको। और मेट्रोज में, बड़ी सिटीज में तो कोई देखता भी नहीं आजकल मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा गांव साइड ज्यादा है। वही बात दोबारा आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। विनोद जी, सोसाइटी में जो मेंटल हेल्थ और इमोशनल ट्रॉमा को लेकर के जो अभी सिचुएशन है कि आज के टाइम में मेंटल वेलनेस को लेकर के लोग अवेयर हुए हैं। मेंटल इमोशंस बहुत हर्ट हैं इस टाइम में लोगों के, व्हाटएवर रीजंस हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं इस चीज़ के। हमारी जो सोसाइटी है, उसके अभी हमने बात की सोसाइटी के प्रेशर की। क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह की मेंटल हेल्थ और इमोशनल ट्रॉमास है, उसकी कंडीशन किस तरह से आपकी स्टोरी में दिखाई गई है? क्या आपकी स्टोरी का कोई कैरेक्टर इस ट्रॉमा से गुजर रहा है? बिल्कुल गुजरा है, दोनों गुजरे हैं। मेरा जो हीरो है और मेरी जो हीरोइन है, दोनों ही गुजरे हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं। उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेचारों के साथ। वो तो अब मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता स्टोरी, लेकिन वो उनके साथ तो बहुत बार बुरा हुआ है, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही हुआ है। मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता एक्चुअली थोड़ा सा आप हिंट दे स्टोरी। सकते हैं हमारे रीडर्स को, ताकि थोड़ा स्टोरी में इंटरेस्ट उनका डेवलप हो? थोड़ा सा आप हिंट देंगे कि किस तरह का मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरे? वो मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना दुखद होगा ये चीज, हाउ पेनफुल इट इज, कितना पेनफुल होगा। वो बचपन में मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, जवानी में मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तो सोचिए कितना इसमें तो ट्रॉमा ही ट्रॉमा है। जी, एब्सोल्युटली। इसकी वजह से आपने बताया कि वो बचपन में मिलते हैं, उसके बाद में दोबारा से वो जब बड़े अडल्ट हो जाते हैं फिर दोबारा मिलते हैं, और कई सारी ऐसी सिचुएशन है इस कहानी में, कश्मकश है कि इमोशन के थ्रू ही इंसान जो है वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसमें वर्ड्स काम नहीं करेंगे। क्या एक औरत के पर्सनल चॉइसेस पर उसके बच्चों का जो है वो एक मॉरल जो जजमेंट है वो जस्टिफाई माना जा सकता है इस कहानी के अकॉर्डिंग मैं पूछूं आपसे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, उनका अपना अधिकार है, और वो बिल्कुल उनके पर्सनल चॉइसेस हैं। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल, अपने आप में खुद स्वतंत्र है, सब कुछ है ना। लेकिन हाँ, उसमें देखो हर चीज की एक सीमा होती है, लिमिटेशंस होती है। अगर आप उसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, किसी तरीके से कोई बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं गलत है। नहीं तो सही है, उसकी अपनी हर आदमी की अपनी चॉइसेस है, हर आदमी अपना अलग पैदा हुआ है, उसको अलग जाना है, हर चीज अलग करनी है उसको।
तो उसको लगता नहीं कि उसके बच्चों को कोई दिक्कत होनी चाहिए उसकी प्रॉब्लम से। अगर जब मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब वो उसके लिए बाधा बन रही हो, कहीं पे उसके लिए हिंड्रेंस हो रहा हो, कहीं पे बाधा हो, तब गलत है। बाकी तो ठीक है वो मेरे ख्याल से। तो इस तरह का, क्योंकि अगर स्पेशली मैं लेडीज की बात करूं, वुमेन के लिए एक गिल्ट फैक्टर होता है जो बार बार उसके सामने आता है अगर जब वो अपनी डिजायर पूरा करने के लिए बाहर निकलती है, तो समाज के द्वारा ये गिल्ट फैक्टर थोप दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं वो फील करती है हर एक स्टेप पर। तो आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो इसमें मेन फीमेल पर्सन है, उनका क्या नजरिया रहा है इसको लेकर के, गिल्ट फैक्टर को लेकर? इसमें तो स्टोरी में तो ये है कि उसको तो गिल्ट नहीं है क्योंकि वो गलत नहीं कर रही है, उसको गिल्ट नहीं है क्योंकि वो गलत नहीं कर रही। दैट इज ए बहुत ही प्यारा पवित्र रिश्ता है, वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है वहां पे जो बच्चा है वो ज्यादा नहीं बोल सकते। तो वो उसको नहीं पता एक्चुअली में, वो नहीं जानता, उसको इस डेप्थ में नहीं गया वो अपनी मतलब अब ज्यादा बोलना सही नहीं है, आई थिंक प्लीज इसमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो स्टोरी का प्लॉट पता चल जाता है। आई एम श्योर विनोद जी कि आप बहुत ही सीक्रेट रखना चाह रहे हैं स्टोरी को, कि रीडर्स को थोड़ा सा रखना पड़ेगा तो मजा आएगा ना। हाँ, थोड़ा मजा तभी आएगा ना मैडम, तभी मजा आएगा, वरना पता चल जाएगा। नाउ अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर स्कॉलर। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे क्विकली करूंगी, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो हम शुरू कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल करिए। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, अकॉर्डिंग टू यू सच्ची खुशी कहाँ होती है? सच्ची खुशी तो अपने घर पे ही होती है, और कहाँ होती है? मतलब अगर प्लेस की बात करें तो आप अपने घर में अच्छा खुश महसूस करते हैं, अच्छा लगता है अपने नियर डियर वंस के साथ, अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, उसके अलावा कहाँ आप खुशी पा सकते हैं? एब्सोल्युटली ओके। विनोद जी, इमोशनल है या प्रैक्टिकल? मैं दोनों ही हूँ। इमोशनल जहाँ पे होने चाहिए वहां पे इमोशनल हूँ, और जहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए वहां पे प्रैक्टिकल। ओके। अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। शब्द में डिफाइन करें, एक शब्द में डिफाइन करें तो इस समय तो मैं आई थिंक आई एम मैच्योर। इस उम्र में तो मैं मैच्योर हूँ, मैं समझता हूँ चीजों को, कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है, ये सही है या गलत है। मतलब मुझे जब आपको ये पता चल जाए कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ जिस उम्र में, तो इसका मतलब आप मैच्योर हो, आपके डिसीजन सही जा रहे हैं। और मैं इस बात पे मैं हमेशा सही रहता हूँ, मुझे सही लगता है ये चीज कि मैं सही हूँ इस समय। पहले गलतियां की हैं, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। ओके। आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड क्या रहा? टफेस्ट पीरियड मैं बताऊं आपको, मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था कि मुझे डायलॉग्स लिखने में बड़ा दिक्कत होती थी। मतलब अगर कोई दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, आपको कुछ लिखना है हम दोनों के बारे में, तो वो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी उसमें, वो इमोशन मतलब ये ऐसा। लेकिन इस बार मुझे वो दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद वो फ्लो बनने लगा ना, तो वो फ्लो बनता रहा। अब तो मैं बड़ा मास्टरी उसमें हो रही है मेरे को, मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे आने वाले अगर मैं कुछ लिखूंगा, फ्लॉप हो चाहे हिट हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लिखूंगा मैं जरूर, क्योंकि मुझे मजा आने लग गया अब। जी जी। हाँ जी। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? अभी तो ड्रीम प्रोजेक्ट यही है, अभी सेकंड पार्ट लिखना है मुझे इसका। अगर मुझे इसको पहला पार्ट में इसको अच्छा कर पाऊं, तो दूसरा पार्ट मुझे लिखना है इसका बहुत अच्छा से अच्छे तरीके लिखना पड़ेगा, मीनिंगफुल लिखना पड़ेगा, तभी वो स्टोरी कंप्लीट हो पाएगी, तभी मजा आएगा। जी बिल्कुल। ओके, सो विनोद जी, ये सेगमेंट यही फिनिश होता है। कोई कांटेक्ट डिटेल आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ, ताकि आपसे पर्सनली वो बातचीत करना चाहे हाँ तो जी, कर सकें? मेरा ईमेल एड्रेस है, वो आप कर सकते हैं शेयर, vinod.05.joshi@gmail.com। फ्रेंड्स, अगर आप विनोद जी से कनेक्ट होना चाहते हैं पर्सनली, तो इनकी कांटेक्ट डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हम शेयर करेंगे। आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं और इनसे पर्सनली आप कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर इनकी स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। विनोद जी, एनी फ्यूचर प्लान्स? आपने अभी बताया कि आप इसकी सीरीज इसका नेक्स्ट पार्ट अभी लेके आना चाहते हैं, इसके अलावा किसी और जॉनर में भी आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँ तो मेंटली मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। मतलब मैं बहुत मल्टी टास्किंग हो रहा हूँ आजकल, मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, एक चैप्टर लिख भी चुका हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा भरोसा नहीं है उसमें अपने आप पे, क्योंकि वो जॉनर जो है बड़ा डिफिकल्ट है।
मैं हॉरर लिखना चाहता हूँ, हॉरर के बारे में। रोमांटिक से सीधा हॉरर। हॉरर वही मैं ओके। सोच रहा हूँ ना कि क्या पता ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोशिश तो करूंगा, एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को, जब तक है कोशिश एब्सोल्युटली। करनी चाहिए हमेशा। कोशिश करूंगा, पास है पहले देख लेंगे। हाँ जी। ऑलराइट, ऑलराइट। विनोद जी, हमारे रीडर्स को कोई आप बुक रेकमेंड करना चाहेंगे ताकि वो अपनी लाइफ को ग्रो कर सके, सीख सके, कुछ मैं लर्निंग हो सके? एनी बुक जो आपको पसंद हो। मैं मैं एक नहीं 3 बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जो मुझे अच्छा। बहुत अच्छी लगती है। हम्म। पहली तो जो बुक है जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, अब औरों की यानी कि मुझे नहीं, इससे मतलब मुझे वो बुक बहुत जबरदस्त लगी, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, और उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला उस बुक से। अब मैं आज जो हूँ शायद उस बुक की वजह से ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कई बार। मैंने उस बुक को बिल्कुल आत्मसात कर लिया अंदर, बिल्कुल। दैट बुक ओके। इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत पॉपुलर बुक है, हम्म। जोसेफ मर्फी की। आपने सुनी होगी इस बुक की, बहुत पॉपुलर बुक है, हम्म। बेस्ट सेलर रही है। दूसरी बुक है वो, खैर उन लोगों के लिए जो साइंस वाइंस में ज्यादा, फिजिक्स में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। दैट इज द अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग्स। वो भी बहुत जबरदस्त बुक है, लेकिन वो हर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वो उसके लिए साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। और तीसरी बुक है जो मैंने रिसेंटली अभी थोड़ा बहुत पढ़े भी और पढ़ भी रहा हूँ, और वो बहुत डीप है। उस टाइप की फिलोसफी शायद हर किसी के समझ में ना आए, उसको इग्नोर करो। दैट इज ओशो की बुक है, ओशो जी की बुक है, आचार्य रजनीश की बुक है, संभोग से समाधि तक। बहुत डीप है, उसको तो मतलब समझना ही थोड़ा सा अलग लेवल है, आप समझ सकती है। हम्म। तो ये जी। 3 बुक तो रियली बहुत जबरदस्त है मेरे हिसाब से। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, वो हैं, लेकिन स्पेशली 3 अलग अलग जॉनर की हैं। आप समझ रहे हो ना, अलग अलग जॉनर है तीनों। एक आपका मोटिवेशन टाइप है, दूसरा आपका साइंस हो गया, और तीसरा आपका स्पिरिचुअल बिल्कुल। टाइप की बुक होगी। तो तीनों अलग अलग की बुक है। तो जी। ये बड़ी अच्छी बुक्स हैं तीनों। ओके। ओके। सो विनोद जी, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? कोई लर्निंग देना चाहेंगे? मैसेज, बिल्कुल 2 मैसेज है मेरे पास। मैसेज वैसे बुक 3 थी, वैसे मैसेज भी 2 है। एक मैसेज तो बुक के बारे में कि मेरी बुक, अगर आपने कभी प्यार किया है, लव किया है, चाहे टीनेज में किया हो, चाहे जवानी में किया हो, किया है, तो बुक जरूर पढ़िएगा। 90s वाला प्यार देखना है तो पढ़िएगा जरूर, क्योंकि 90s के लव सॉन्ग, 90s की मूवीज सब लव बेस्ड ही थी आपको पता है अच्छी तरह से। तो ये तो, अगर आप लव में हैं और आपने किया है तो आप जरूर पढ़िएगा। जी। दूसरा, हार नहीं माननी चाहिए आदमी को लाइफ में, संघर्ष करते रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, गिरो फिर लड़ो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाथ मत मानिए, हार मत मानिए। मेरा तो यही 2 ही मैसेज है मेरे। जी, थैंक यू सो मच विनोद जी, मैसेजेस के लिए, और जो आपने अपनी बुक के बारे में हमसे बातचीत की उसके लिए। आई एम श्योर रीडर्स जिन्होंने, लिसनर्स जिन्होंने अभी इस प्रोग्राम को सुना है, वो इस बुक को लेकर के काफी एक्साइटेड होंगे, और इसकी स्टोरी को, जैसे कि आपने बहुत ही कम शब्दों में बताया है, इसके बारे में वो और ज्यादा जानना चाहेंगे, और ये तभी संभव है जब वो इस बुक को परचेज करेंगे। तो दोस्तों, इस बुक को परचेज करने का लिंक हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, और स्टोरी को जरूर पढ़िएगा। और क्या रीजन है इसके पीछे पढ़ने का, वो विनोद जी ने आपको बताया है। तो बुक को जरूर खरीदिएगा और इसको पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, स्टोरी ज्यादा रिवील करने पे स्टोरी का जो उसकी ग्रिपिंग है, जो उसके सस्पेंस थ्रिल जो है, वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जी। मैंने आपको बता दिया, एक लव स्टोरी है, 3 दशकों तक फैली हुई लव स्टोरी है, मिलने बिछड़ने की है, रिवेंज की है, बदला लेता है आदमी, प्रायश्चित भी करता है, मर्डर भी है इसमें, मर्डर मिस्ट्री भी है इसमें। मैंने आपको और बता देता हूँ, और ज्यादा चीजें और मतलब इलेबोरेट कर देता हूँ कि मर्डर मिस्ट्री भी है। और मैंने आपको दूसरा भी बताया कि इसका जब तक आप जब स्टोरी एंड होती है तो फिर नई स्टोरी की बिगिनिंग हो जाती है। इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, आई थिंक। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच विनोद जी, आप हमसे जुड़े, आपसे बातचीत की उसके लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, डे 18 हमने कंप्लीट कर लिया है विनोद जोशी जी के साथ, और इनकी लव स्टोरी, एक फिक्शन बुक जिस पर हमने अभी चर्चा की। इस बुक को जरूर खरीदिएगा, इसमें बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे ट्विस्ट हैं। सो आई एम श्योर आपको ये बुक बहुत पसंद आने वाली है। सो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।
सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस सीजन के सिर्फ कुछ सेशंस और बाकी है और ये सीजन भी फिनिश हो जाएगा। सो दोस्तों नोट्स जरूर रेडी कीजिएगा, पिछले सेशंस के भी और आगे जो आने वाले हैं उनके भी। अगर आपने इसके लाइव सेशंस नहीं देखे हैं तो ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हमारी हमेशा रहेगी, आप पीछे जाकर के प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हैं और बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे कल दोबारा से। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।